तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रिटी इंफ्राबिल्ड एसएमई आईपीओ के बारे में, जो आपको 13 मई से ओपन होते हुए नजर आ सकता है। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एक डिटेल को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में अभी डिमांड क्या चल रहा है, एंड उस हिसाब से हमें इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, यानी क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। सब कुछ हम लोग एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि आखिर ये जो कंपनी है वो काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये जो कंपनी है वो मेनली गुजरात गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। यानी दोस्तों ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है जो गुजरात गवर्नमेंट के लिए बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, ट्रांसपोर्टेशन, रोड एंड इवन इरिगेशन सर्विस जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है। एंड देखा है दोस्तों तो FY25 तक इस कंपनी के पास काफी अच्छा खासा ऑर्डर बुक भी पड़ा हुआ था। मतलब ये जो कंपनी है उसका टोटल मार्केट कैप लगभग 43 करोड़ के आसपास है। एंड उसके बावजूद देखा जाए तो FY25 तक इस कंपनी के पास लगभग 20 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, जो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है कि इसके मार्केट कैप के हाफ इस कंपनी के पास ऑर्डर पड़ा हुआ है। बट दोस्तों इसके आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हमें तो इसके बिजनेस को देखना ही होगा, बट साथ ही साथ हमें इसके फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन को भी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन कैसा है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो इस कंपनी का फंडामेंटल तो आपको उतना अच्छा नजर नहीं आएगा, बिकॉज देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में एंड प्रॉफिट में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, बट इस कंपनी के ऊपर डेट दोस्तों काफी ज्यादा है। यानी अगर पिछले साल इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो FY24 में इस कंपनी जो प्रॉफिट था वो लगभग 95 लाख के आसपास था, बट वहीं अगर सेम पीरियड में इस कंपनी का लोन देखा जाए तो वो लगभग 11 करोड़ के आसपास था, जो कि काफी ज्यादा है इसके प्रॉफिट से एंड एज कम्पेयर टू इसके रेवेन्यू से। वहीं इसका ROE 30%, ROCE 13%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 1.5% एंड डेब्ट टू इक्विटी दोस्तों ऑलमोस्ट 4 का है। यानी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर तो लोन काफी ज्यादा है एंड कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी काफी कम है। सो ओवरऑल दोस्तों ये कंपनी मुझे फंडामेंटल वाइज तो उतना अच्छा नहीं लग रही है। बट अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि इसका अर्निंग पर शेयर लगभग 3 रुपए के आसपास है, जबकि इसका पी रेशियो लगभग 32 के आसपास है। इसीलिए अगर हम इस कंपनी को इसके पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करें एंड बात करें कि क्या इसका वैल्यूएशन हमें सस्ता मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि इंटीग्रिटी इंफ्राबिल्ड का जो पी रेशियो है वो लगभग 32 के आसपास है, जबकि सेम कंपनी उदय शिव कुमार इंफ्रा का पी रेशियो लगभग 6 के आसपास है एंड VR इंफ्रा स्पेस का पी रेशियो लगभग 67 के आसपास है। जबकि अगर बात करें दोस्तों इसके इंडस्ट्री पी के बारे में, तो इसका इंडस्ट्री पी लगभग 23 के आसपास है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी अपना आईपीओ अपने पीयर ग्रुप के मुकाबले भी एंड अपने इंडस्ट्री के मुकाबले भी महंगी वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। इसलिए कंपनी का फंडामेंटल भी उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा एंड वैल्यूएशन वाइज भी ये हमें थोड़ी महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। सो इन सबको देखते हुए हम अंत में बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बट उसके पहले चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस आईपीओ कुछ डिटेल के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें इस आईपीओ डिटेल के बारे में, तो ये जो आईपीओ है वो 13 मई से 15 मई के बीच में ओपन रहेगा, जिसका इशू प्राइस ऑलमोस्ट 100 रुपए पर शेयर रखा गया है, जो 1200 शेयर का लॉट होगा, जिसके लिए हमें 1,20,000 रुपए तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड दोस्तों अगर बात करें इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में, तो इस आईपीओ टोटल इशू साइज 12 करोड़ का होने वाला है, जो देखा जाए तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा। यानी ये जो पैसा है वो पूरा का पूरा कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। बट वहीं बात करें इस आईपीओ के कोटा के बारे में, तो दोस्तों देखा जाए तो इस आईपीओ में रिटेल के लिए 50% का कोटा दिया गया है, जबकि अगर QIB के बारे में बात करें तो QIB के लिए भी 50% का कोटा रखा गया है। यानी इस आईपीओ में कोई भी NII के लिए कोटा नहीं रखा गया है, NII भी रिटेल कोटा में ही अप्लाई कर सकते हैं। सो रिटेल के लिए भी इस आईपीओ में 50% का कोटा दिया गया है एंड QIB के लिए भी इस आईपीओ में 50% का ही कोटा रखा गया है। इसलिए अगर आप इस आईपीओ में रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको 16 मई को देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो दोस्तों आपका पैसा आपके खाते में 19 मई को ही रिफंड कर दिया जाएगा। एंड बाई चांस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 19 मई को ही आपके डीमेट अकाउंट में इसका शेयर जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात फाइनली करें इस आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में, तो दोस्तों 20 मई को इसका आपको लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। सो याद रहे दोस्तों कि 20 मई को इसका लिस्टिंग आपको NSE के साइट पे देखने को मिलेगा। ये जो आईपीओ है BSE पे लिस्ट नहीं होगा, ये आईपीओ NSE पे आपको लिस्ट होते हुए नजर आएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों इस आईपीओ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए अब फाइनली हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए
या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के बारे में बात करें तो फिलहाल अभी देखा जाए तो इसके ग्रे मार्केट में आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए एज पर जीएमपी अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो अभी के हिसाब से आपको इस आईपीओ में कोई भी लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं भी इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई नहीं करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो ना ही अभी इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड देखने को मिल रहा है एंड ना ही उतना ज्यादा आगे भी डिमांड हमें देखने को मिलेगा। इसलिए मैं तो इस आईपीओ को प्योरली स्किप करने वाला हूँ। बाकी आप क्या करने वाले हैं इस आईपीओ को लिस्टिंग गेंस को लेकर, वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अब बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों देखा जाए तो इसका फंडामेंटल मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है एंड वैल्यूएशन वाइज भी ये कहीं ना कहीं अपने पीयर ग्रुप से हमें महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। एंड जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये जो कंपनी है वो केवल एक गुजरात बेस्ड ही कंपनी है, यानी इसका प्रेजेंस जो है वो मेनली गुजरात में ही है। इसीलिए अगर इसको गुजरात गवर्नमेंट से रेगुलर ऑर्डर नहीं मिलता है तब तो ये कंपनी जो है वो और सफर कर सकती है। बिकॉज दोस्तों देखा जाए तो इस सेक्टर में आपको काफी ज्यादा कंपटीशन भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते कंपनी छोटी सी मार्जिन पे ही काम करने के लिए रेडी हो जाती है। सो इस सेक्टर में कंपटीशन ज्यादा होने के कारण मार्जिन भी आपको कम देखने को मिलता है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये जो कंपनी है वो एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 43 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी का खुद मार्केट कैप 43 करोड़ के आसपास है, जबकि अभी तक फिलहाल कंपनी के ऊपर 12 करोड़ के आसपास डेट भी है, जो देखा जाए तो एक कंसर्न की बात है। इसलिए मैं इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई नहीं करने वाला हूं। मैं इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए भी बिल्कुल स्किप करने वाला हूं। बाकी बात आप हमें अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं। सो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।